गौ माता के विषय अभी हम कहे थे कि दोपहर के बाद ये सत्र गौ माता के विषय का होगा। तो आपने गौशाला में जब आए तब देखा होगा कि किसी भी गौ माता को बांधा नहीं गया है, वो खुले से घूमती है। तो अभी का सत्र में हम थोड़ी बातें करेंगे कि गौ माता रखना है तो सुखपूर्वक रहना है। गौ माता अगर सुखी रहेगी तो हम अपने आप सुखी रहेंगे। उसके लिए कोई विशेष खर्चा नहीं करना है। जैसे आप खुद को एक जरा गले में बांध के एक हफ्ता रख के देख लीजिए, खाना खाइए एक ही जगह पे बैठ के, कैसा पाचन हो जाएगा? मन कैसा हो जाएगा? बहुत अग्रेसिव मन हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, गुस्सा बढ़ जाएगा, पाचन की पूरी सिस्टम बिगड़ जाएगी, होगा कि नहीं? तो कभी भी हम नहीं कहते हैं कि आप हमारे जैसी गौशाला का खर्चा करिए, भले बांबू का वाड़ा बनाइए, 20 बाय 20 फीट का वाड़ा बना के रख दीजिए। उतने एरिया में भी गौ माता 2 से 3 किलोमीटर चल लेगी। आप जरा वो हाथ में वो बांधते ना, वो कितना चली वो देखती है, तो गाय के पैर में लगा के देख लीजिएगा कितनी चली। तो इतने से एरिया में वो 2-3 किलोमीटर भी चल लेगी कभी कभी। तो उनका पाचन अच्छा हो जाएगा, मन शांत होगा, तो उनका परफॉर्मेंस अपने आप अच्छा होगा। तो किसी का भी एक ही जगह पे बांधे बांधे पाचन डिस्टर्ब होता ही होता है, मानसिक डिस्टर्बेंस होता ही है। तो इसी हिसाब से गौ माता रखना है तो सुखपूर्वक रखना है, और उनकी शांति रहेगी तो उनकी ऑरा आजू बाजू बहुत अलग प्रकार की छूटेगी। आपके सवेरे से यहां तक अभी तक बैठे, आपके सबके मन में कुछ अलग अनुभूति आ रही है, शांति वगैरह? कोई नेगेटिव विचार लगभग नहीं आएंगे, है ना? बहुत पॉजिटिविटी, इतनी धूप में भी गर्मी में भी आप सब लोग शांति से सहन करके इतना लंबा समझ पा रहे, तो वो गौ माता की ऊर्जा है। तो पूरा एक अलग स्थिति बन जाती है। तो मैंने जैसे सवेरे बताया कि गौ माता का डिजाइन ऐसे होना चाहिए, मैं फिर से 1 मिनट में रिपीट कर देता हूं कि दक्षिण से उत्तर 8 महीना हवा चलती जो काम की, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। उत्तर से दक्षिण 4 महीना ठंड की हवा लगती, तो गोडाउन ऑफिस इधर बना है तो डायरेक्ट ठंड हवा नहीं लगेगी, तो अच्छा काम हो जाएगा। सूर्योदय यहां से होगा तो अंदर तक किरणें लग जाएगी, सूर्यास्त यहां होगा तो यहां तक अंदर तक किरणें लग जाएगी। तो अपने आप धूप वाला वातावरण रहेगा अंदर, तो सब सूखा रहेगा, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल अपने आप हो जाएगा। तो अच्छे से गौशाला की ये डिजाइन आपको काम में लगेगी, क्योंकि यहाँ पे उससे बड़ा कोई एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होता ही नहीं है। और 12 महीना सूखा रहेगा अंदर, तो बहुत अच्छे से गाय को सूखा पसंद है। वहां पे जब ह्यूमिडिटी रहती है तो रोग फंगस बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी। दूसरा, हम लोग ने उत्तर दक्षिण का ये ढलान कहाँ पे होना चाहिए, तो हमारी पुस्तक में अच्छे से लिखा है कि ये वाड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये गमाने खाने की, तो इतना भाग हमने पक्का रखा है, फिर यहाँ पे कच्चा रखा हुआ है वाड़ा गोठान। तो पक्का इसलिए कि बारिश की सीजन में भी उनको चलना फिरना सब बैठना सोना आराम से हो जाएगा। 2 बार साफ कर, कभी 5-5 7-7 दिन बारिश चली तो यहाँ पे ढलान है, तो पानी यहाँ ढलान से होते हुए बाहर निकल गया तो तुरंत सूख जाएगा। अगर पानी भरा रहा तो कीचड़ वगैरह हो गया तो आपको वहां पे तकलीफ होगी, और गाय को भी तकलीफ होगी वहां मैनेज करने के लिए। फिर हमने दोनों गमान के बीच में ये पाइप लगाया हुआ है, न इधर लगाया है न इधर लगाया है। इधर लगाएंगे तो उसकी खुंद में लगेगा, यहाँ पे इधर लगाएंगे तो इधर पैर गौ माता रख के हमें मिलने आती है, तो वो गोबर वाला पैर यहाँ पे चारे पे लगेगा तो चारा फिर नहीं खाएगी। तो बीच में लगा है तो आराम से इनका खाना हो जाता है, यहां से चारा आराम से डालना हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। जैसे बच्चों का है, यहाँ पे 2 पाइप लगाए हुए, नहीं तो बच्चे यहां से बीच में से कूद के आगे निकल जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया है, छोटी छोटी बातें। लेकिन आपके लिए जब भी गौशाला कोई निर्माण करते हैं तो हमारा भाव एक ही है कि हमें 18 साल में दिक्कत आई, वो आपको नहीं आनी चाहिए। आपकी शुरुआत यहां से और अच्छी होनी चाहिए। तो गौ माता का कार्य हो, कृषि का हो, संशोधन का हो, स्वास्थ्य का विषय हो, आपकी और गति यहां से ज्यादा अच्छे से शुरुआत हो, यही हमारी भावना है। ऊपर वेंटिलेशन के लिए जो ये डिजाइन है या दूसरा डिजाइन कोई भी कर सकते हैं, बीच में हम चूने की पुताई या चूना छिड़कते थोड़ा थोड़ा, तो चूने के वो कार्य बहुत अच्छा है कि एंटीबैक्टीरियल हो जाता है, तो रोग वगैरह उससे कम रहेंगे। ये यहाँ पे दिन में 2 बार वॉश कर लेते हैं। जब बच्चा दूध पीता है और दोहने का, वो दोनों संग संग होना चाहिए। जैसे बच्चा यहाँ पे जैसे मुंह लगाया, यहां से कुदरती स्वरूप में ऑक्सीडेशन रिलीज होता है ब्रेन में से, और दूध यहां से प्यार से छूटना शुरू होता है। ऑक्सीडेशन जैसे ही यहां नेचुरली रिलीज होता है तो यहां पे से पासना छूटता है, दूध
पारो मुंह के देशी भाषा में। जैसे ही मुंह लगाया उसके 40 से लेकर के 50 सेकंड या 1 मिनट तक नहीं धोना है, फिर धोना शुरू करना है और 5 मिनट के अंदर धोना हो जाना चाहिए। 5 मिनट तक यहां से फ्लो अच्छे से चलता है। 5 मिनट के बाद यहां से ऑक्सीडेशन कम हो जाता है, तो फिर वापस दूध ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। नहीं तो भले आप 5 गाय दोहना है, 2 में थक जाते तो 2 गाय के बाद थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन जब दोहे तब 5 मिनट के अंदर दोहना हो जाना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस आपने कर ली तो आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा, गाय को भी संतुष्टि होगी। और सब लोग ऑक्सीडेशन के इंजेक्शन लगाते हैं अलग अलग जगह पे, आपको पता होगा कि रसायन के इंजेक्शन लगाते तो दूध छूट जाता है, तो वो कभी भी नहीं करना। ऑक्सीडेशन अगर इंजेक्शन से दिया है तो यहां से कोई कनेक्शन नहीं रहता, यहां से सीधा दूध छूट जाता है, भैंस हो गाय हो, तो वो उसके दूध में वो नैनो फॉर्म में आता है और उसके रेसिड्यू हमारे मनुष्य के पेट में जाने के बाद हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के हार्मोन इनबैलेंस हो रहे, उसका सबसे बड़ा कारण यही हमारे पुरुषों बहनों सभी में। तो कभी भी ये पाप नहीं करना और जो करते हैं उनको रोकना। तो नेचुरली यहां से खुश होना, ऑक्सीडेशन जब खुश होता है, डोपामाइन है, तब जब खुश होता है मनुष्य गौ माता है तब छूटता है। जब भी आप गुस्सा करेंगे आजू बाजू कि आपने डंडा लेके खड़े हो गए, दूसरा कोई उसको गौ माता को भय लग गया, तो यहां से एड्रिनल नाम का रसायन छूटता है जो यहां से दूध ऊपर चढ़ा देगा। तो कोई 20 लीटर वाली गौ माता है, वो 200 ml दूध लेकर के उसकी इच्छा है तो वापस ऊपर चढ़ा देगी, उसमें वो क्षमता है। तो उसको भय वाला वातावरण पसंद नहीं है। आपको पता होगा काफी गांव में ऐसा हो गया, अभी दोहरा है, हमारे यहां पर भी दोहरा है, थोड़ी देर रुक जाओ, बाहर रुकाएंगे, अलग रुकाएंगे, क्योंकि गाय के ऊपर असर आता है तुरंत, अरे कौन आया, तो तुरंत यहां से वो तकलीफ चालू हो जाती है। तो ये दोहने के समय उसको कैसे ज्यादा शांत वातावरण आपके वहां से मिल पाए, थोड़ा बहुत संगीत चले, थोड़ा बहुत नाम से बुलाए, उसका बड़ा फर्क रहता है। देखो आप वहां पे गौ माता को नाम से बुलाना शुरू करेंगे, 10 दिन में रिकॉल हो जाता है। यहाँ पे 750 से ज्यादा गौवंश है, सभी के नाम है, दोहने समय जिसका नाम बोलेंगे वही बाहर आएगी। 10 दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के वही बच्चा बाहर आता है। तो ईश्वरी तत्व है ये। हम क्या सिखाएंगे 10 दिन के बच्चों को? तो आपके संग जो भी गौ माता घर पे है उसको प्यार से नाम से बुलाने का शुरुआत करिए। 10 दिन में वो उसके नाम को रिकॉल करके आपके सामने उतना ही डबल रिस्पॉन्ड करेगी। तो हमारे घर के सभ्य के जैसे उनके साथ वर्तन करना है। हमारी सगी माता 1 साल दूध पिलाती है, बाकी के 99 साल ये पिलाती है, तो हमें उसके साथ कुछ अलग संबंध थे हजारों साल, तो हम उसके साथ उसी प्रकार जुड़ना है। तो आपके घर में 6 महीने के अंदर बरकत हो जाएगी। वो गौ माता सुखी हो गई ना, खुश हो गई ना, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घर पे कुछ अलग स्थिति हो रही है। तो ये खाली दूध देने का साधन नहीं है, ये हमारे परिवार के सभ्य है, ऐसा थोड़ा सा चिंतन भी आपके मन में आ गया तब से बड़ी फर्क की शुरू हो जाएगी। तो यही हजारों साल से हमारा होता रहा। मेरे खुद के दादाजी 2 बैल थे, हम शहर में गए तो तुरंत पिताजी ने बुला लिया उनको, तो 2 बैल थे, वो एक अच्छी जगह पे दिए कि मंदिर में कि आप उसको खाना खिलाना, पैसा हम देंगे। लेकिन 10 दिन में समाचार आया कि ठीक से खा नहीं रहे, तो गए दादाजी देखने, हाँ खा तो नहीं रहे। दादाजी सब बैग बैग लेके वापस गांव में चले गए शहर से, शांति से उसकी सेवा करी। बोले इसने तो हमारा खेत जोता है, इसने तो हमको पाला है, इसके पूर्वजों ने तो हमको पाला है हजारों साल से। तो उनकी गोद में दोनों की बारी बारी जब मृत्यु हुई, बाद में वो शहर आए। अब बताइए ये कनेक्शन कितने लोगों का है शहर में और गांव? तो उनकी पीढ़ियों ने हमको पाला है, तो कैसे भी करके गौ माता आए तो खाली आर्थिक दृष्टि नहीं देखना है, आर्थिक, आध्यात्मिक, शारीरिक सभी प्रकार से वो शीघ्र गति देने वाला तत्व है, ईश्वरी तत्व है। तो उसको खाली विदेशी पैरामीटर से नहीं मापा जाना चाहिए। खाली विदेशी चश्मा पहना ना, तब से हमारे से अनजाने में बहुत सारी गलतियां हो चुकी है। तो मेरी विनती है कि गौ माता के आधार पे हम स्वाभिमान से खेती में से खड़ा होना है। जैसे मैंने दोपहर के पहले सत्र बताया कि दूध से ज्यादा पैसा खेत में से निकल सकता है अगर हमने अच्छे से खेती करी तो दूध देने का उनका काम है, हमें संवर्धन करना भी चाहिए। लेकिन जब दूध न दे तभी भी हमारे मन में फर्क इतना नहीं आना चाहिए। वो स्थिति हमारी हजारों साल से थी और वही वापस करना है। तो ये 8.5 महीने का बच्चा इतना बड़ा हो रहा है, तो 2 प्रक्रिया होती है कि
इतनी उम्र में इतना बड़ा हो गया तो नुकसान नहीं जाएगा। जैसे मैंने दोपहर को पहले बताया था कि 4 साल में पहला ब्याज देती है गौ माता देशी, इसकी जगह पे हमारे 2 से 2.25 साल में दे देते हैं। तो वो 2 साल पहले आके दूध देना शुरू कर दिया, जो पिया था उससे ज्यादा अपन को वापिस दे दिया। दूसरा काम क्या होता है पता है, कि जब बच्चा मुंह लगाता है तो यहां से नेचुरल हार्मोन सीक्रेट होकर दूध छूटता है। आप देखिए मनुष्य के अंदर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं और 6 महीने के बाद बंद करेंगे, सूख जाएगा। 1.5 साल चालू रखेंगे, 1.5 साल चालू रहेगा, रहता है ना 1.5 साल दे मतलब काफी लोग ऐसे हैं जो 1.5 साल अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो सेम वे अगर इसने यहाँ पे दूध पीते हुए देखा तो नेचुरल हार्मोन सीक्रेट होता है। तो हमारा जनरल प्रैक्टिस क्या है कि 3 महीने बच्चे को दूध पिलाया थोड़ा थोड़ा और फिर दाना खाना शुरू कर दिया, हम बच्चे को पीछे लेकर के पूरा दोहने का प्रैक्टिस होता है। जनरल ये प्रैक्टिस है भारत भर में। तो उसकी जगह पे हम बोलते हैं कि उसको मुंह लगाने दीजिए, प्रेम से 2 आंचल हम पूरा लैक्टेशन पिलाते, तो यहां से वो प्रेम से चालू रखती है दूध। तो ऐसी काफी गौ माता है जो 4 महीने खड़ी रहती थी, 6 महीना खरीदी रहती थी जब हमने खरीदा था। अभी वो गौ माता 10-10 महीना खड़ी रहती है, हमें बंद करना पड़ता है, वो बंद नहीं होती है। तो जब आप देना सीखेंगे तो कुदरत हमें देना सीखेगी। तो हमें कभी भी हमारे स्वार्थवश हम एक बाजू में उसको पूरा माता का दर्जा देते, ईश्वर का दर्जा देते, और फिर उस दूसरी बाजू अति शोषण नहीं करना। उसकी जगह पे दूसरे रास्ते निकलेंगे। जिन आदिवासी बंधुओं ने 2 आंचल पिलाना शुरू किया, उनके घर पे कुछ अलग ही बरकत आ चुकी है 6 महीने में ही। तो यहां से सुन के ऐसा नहीं करना कि कल जाके एक साथ में तुरंत 2 आंचल पिला देना, नहीं तो वो जुलाब हो जाएगा बछड़े को। काफी लोग ऐसा भी प्रचार करते हैं कि 2 आंचल पिलेंगे तो जुलाब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बच्चा जन्मा पहले आधा आंचल, पौना, 1, सवा, 20 से 25 दिन में 2 आंचल पीने लायक होता है, फिर पूरा लैक्टेशन। तो आपको भी घर पे जाके ज्यादा दूध छोड़ना है तो ग्रेजुअली जाना है, धीरे धीरे धीरे। गाय के अंदर कभी भी कुछ भी चीज अचानक नहीं। देखो मकर संक्रांति और जन्माष्टमी अच्छे अच्छे दिन पे सबको एक साथ में पुण्य कमाने की इच्छा होती है ना। एक ही दिन लड्डू खिलाना, एक ही दिन सबको लापसी खिलाना, अच्छी बात है, होना ही चाहिए पुण्य। लेकिन अनजाने में हमारे से गलती हो जाती है। गाय का रुमेन अलग है, पाचन की प्रक्रिया अलग है, उसके अंदर माइक्रोफ्लोरा खाना पचाते हैं जीवाणु, उसकी और मनुष्य की खाने की पचाने की सिस्टम अलग है। उसको कोई भी खुराक धीरे धीरे अडॉप्ट होता है। आपने अचानक से कुछ प्रोटीन पचाने वाले बैक्टीरिया अंदर अलग है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पचाने वाले अलग है। अचानक से बहुत सारा प्रोटीन दे दिया, वो गाय को तकलीफ हो जाएगी। अचानक से बहुत लापसी और लड्डू दे दिए, आफिरा चढ़ेगा और काफी गौ माताओं की मृत्यु होते हर साल। तो अनजाने में हमारे से पाप हो जाएगा। तो क्या करना है, मकर संक्रांति को ज्ञान के साथ पुण्य बढ़ाना है। कैसे, तो बोलना है कि आजू बाजू आपको ये ज्ञान की परंपरा बढ़ानी है कि भाई आपको दान करना है, चलो एक साथ में थोड़ा गुड़ दे दो, हम हर रोज थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे। एक साथ में चारा दे दो, हम धीरे धीरे खिलाएंगे। आपको पैसा देना है, आप दे दो। अगर आप ऐसा आग्रह रखेंगे कि मेरे हाथों से खाना है, तो हर रोज आके थोड़ा थोड़ा खिलाइए। वो करना नहीं है, हाँ वो करना नहीं है, लोगों को करना नहीं है वो चीज। हाँ, एक ही दिन करना है, तो ऐसा ये इसमें आप नहीं करने देना, क्योंकि वो गाय का हानि होता है इसमें। तो इसलिए कभी भी गाय का चारा चेंज करना है, दाना चेंज करना है, तो पहले 5%, फिर 5%, फिर 5%, 10 से 15 दिन ग्रेजुअली जाना है। ग्रेजुअली छोड़ना है तो भी ग्रेजुअली छोड़ना है। तो हमेशा चारा और दाना कुछ भी चेंज करेंगे तो ग्रेजुअली करेंगे, अचानक नहीं करेंगे। तो उसका स्वास्थ्य अच्छे से वो एडॉप्ट करके अच्छे से उसका स्वास्थ्य डेवलप हो। देखिए पांजरा पोल के अंदर लगभग गाय कमजोर आपको थोड़ी ज्यादा दिखती है। उसका कारण क्या है कि आज ये गाड़ी आई चारे की, कल वो आई, कल तीसरी आई, तो कंसिस्टेंट नहीं होता है। तो उसका रुमेन सेट होता है, तब तक तो दूसरा चारा बदल जाता है। तो एक सरीखा चारा, एक सरीखा दाना उसको धीरे धीरे पाच्य स्वरूप में कैसे मिलता है, वो ज्ञान को समझ के हुए आगे हमें बढ़ना है। गौ माता की श्रेष्ठ नस्ल कौन सी, तो मैंने जैसे दोपहर के पहले बताया कि भारत की सभी गौ माताएं अच्छी है, हमें खाली गिर के पीछे नहीं भागना है। तो आपके लोकल जो भी नस्ल है उसी को ही करना है। देखो आपको गोबर देख के पता हो जाना चाहिए कि आज उसका पाचन कैसा है। आप अगर सूखा ही चारा खिलाएंगे और उसमें भी जो चावल वाला धान का सूखा खिलाएंगे, उस गाय का गोबर देखिए ऐसा लिंडी पड़ेगी, बकरी के जैसा होगा, कोई ऐसे बहुत कड़क वाला आएगा, तो वो अच्छे पाचन की निशानी नहीं। एकदम लूज मोशन हो गया, वो भी अच्छे पाचन की निशानी नहीं। गोबर नीचे गिरा, थप्प करके थोड़ा बिखरा, एकदम हल्का हल्का
माफ का वो है ढीला ढीला, वो एकदम श्रेष्ठ आसन। तो हरा चारा और सूखा चारा दोनों को आइडियल रेशियो है 70 और 30। जो घर पे क्या होता है कि दाना खिलाते, तो दाना का न्यूट्रिशन भी चारे में जैसे जाएगा, दाने में न्यूट्रिशन जाएगा वो गोबर में आएगा। तो हर एक चीज जो खिलाया है वो नैनो फॉर्म में, रेसिड्यू फॉर्म में आना ही आना है। हम हर रोज इधर 36 औषधियां खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, अच्छी औषधियों के साथ अच्छा चारा कॉम्बिनेशन है, तो उसके नैनो फॉर्म में उसके गुण आने ही आने होते। तो ये सारी चीजें आप समझ के करेंगे तो ज्यादा परिणाम होगा। जैसे प्रशांत जी की डांगी गाय 4-4 लीटर पे चली गई, दूसरी लोकल नस्ल जो बढ़ गई, वैसे ही आप भी अपने एरिया की स्थानीय नस्ल करके मॉड्यूल तैयार करना है। स्थानीय नस्ल मैंने बताया कि गिर के सामने खाएगी कम, दूध भी है उतना खाएगी, तो इकोनॉमी एक ही होती है, कोई अलग से मुनाफा नहीं हो जाता स्थानीय नस्ल या गिर गाय में, सबका एक ही है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपने अच्छा स्थानीय नस्ल का मॉडल बनाया, आपको देख करके हजारों लोग वहां की स्थानीय नस्ल के मॉडल बना सकते हैं, तो गाय बच जाएगी कि नहीं वहां की। वहीं की लोकल नस्ल का नंदी गाय, वो पूरी परंपरा वापस चालू हो जाएगी। तो एक खाली गिर के ऊपर ही पीछे भाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए अपनी जो भी स्थानीय नस्ल बची है उसको वापस बचा लेना है, वो हजारों साल की पूर्वजों की मेहनत है। एक नंदी की सेवा वो 100 गाय के बराबर होता है। तो नंदी का चयन बहुत ही ध्यानपूर्वक रखना चाहिए हमेशा। देखिए नंदी है, हमने ऐसे काफी नंदी इधर आदिवासी क्षेत्र में दिए जिनका 2 से 3 लीटर दूध था, और अच्छे नंदी यहां से गए तुरंत पहले लैक्टेशन में ही 12-12 लीटर दूध आ गए। तो अच्छा नंदी बहुत खींच सकता है अपनी तरफ। सब लोग बोलते हैं 50% नंदी और 50% गाय का रोल होता है, पर हमने महसूस किया कि 80% नंदी खींचता है अपनी तरफ। तो नंदी के चयन करते समय बहुत ध्यान रखना है कि पहले देखना है कि वो आगे कहीं क्रॉस ब्रीड तो नहीं है ना। आपके पास गिर गाय तो गिर गाय का नंदी होना चाहिए, उसमें कोई क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होना चाहिए आगे पीछे कहीं पर भी। कांकरेज है तो कांकरेज का ही नंदी, डांगी है तो डांगी का ही नंदी। फिर क्या देखेंगे, अगर नंदी चयन किया कि उसकी माता का दूध कितना था। चलो दूध तो अभी डोल भर के दिखा दिया, लेकिन वो दूध कंसिस्टेंट था क्या, कंटिन्यू था लंबे समय तक, नहीं तो नहीं। किस गाय ने भले शुरुआत में आपको 20 लीटर डोल की जगह पे 18 लीटर है, 15 लीटर है, लेकिन 15 लीटर लंबे टाइम तक चालू रखा है तो आगे चला जाएगा। तो लैक्टेशन पीरियड, ब्यात का पीरियड कितना लंबा उसकी माता का है, तो पूरे ब्यात का दूध का टोटल क्या है लैक्टेशन पीरियड का, वो ऑल ओवर रिकॉर्ड देखने के बाद नंदी चयन करना है। चलो दूध भी अच्छा आ गया, लैक्टेशन पीरियड भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी माता कमजोर रहती है, वो नंदी भी थोड़ा कमजोर रहता है। देखो कोई कोई गौ माता को बहुत खिलाएंगे तो भी दूध देगी, लेकिन कमजोर रहेगी, हड्डियां दिखाएगी। और कोई कोई ऐसी है कि कमजोर खाना देंगे तो भी खुद को मेंटेन करके दूध भी दे देगी। तो कमजोर और विपरीत परिस्थिति में जो गाय अपने शरीर को मेंटेन रख देती है, तबीयत से, स्वास्थ्य से, दूध से, उस गाय का नंदी सिलेक्ट किया तो डीएनए में ट्रांसफर होगा। तो विपरीत परिस्थिति में कौन डीएनए मजबूती से खड़ा है, उस डीएनए को चयन करने का प्रायोरिटी, प्राधान्य देना चाहिए, ऐसा हमारा ध्यान में आया हुआ है। फिर जो नंदी का माता का अडर टूटा हुआ है, आव तुटेल बोलते हैं हम लोग गुजराती में, कि अडर वहां से टूट के नीचे लटक रहा है, वो अगर उसका बछड़ा उपयोग किया तो अगली जनरेशन में वो ट्रांसफर होने की संभावना है। तो वो क्या होगा कि 2 या 3 बच्चे देने के बाद गाय का अडर नीचे जमीन तक नीचे टच होने की स्थिति में आ जाएगा, उसको आंचल के रोग होंगे, गठाने हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगा, वो बड़ी पीड़ा में गाय होगी, आप भी खुद उसको ट्रीटमेंट करने के लिए पहुंच नहीं पाएंगे। और वो वारसागत है, आनुवंशिक आने वाली स्थिति है। तो नंदी चयन करते समय देखना कि कौन से रोग आनुवंशिक है, कौन से नहीं है। तो अडर का टूटना वो आनुवंशिक ट्रांसफर होता है। मैंने ऐसी एक गौशाला थी, वहां सजेशन दिया था कि इसको मत उपयोग करिए, वो उसकी जगह पे ऐसा अडर वाला करना है, लेकिन उन्होंने नहीं माना, बड़ी रेप्यूटेड गौशाला थी। अगले 8 साल के अंदर उनका 90% हड़ पूरा अडर टूटा हुआ था, सब जगह पे आंचल की बड़ी दिक्कत है, गाय भी पीड़ा में, ग्वाले भी पीड़ा में, गौशाला का मैनेजमेंट भी पीड़ा में। तो जब तक समझ आती है तब तक बहुत बड़ी हानि हो चुकी होती है। अगर हमने अच्छा नंदी चयन नहीं किया तो आगे जाके बहुत दिक्कतें आएगी। तो उस हिसाब से नंदी के अंदर यह भी देखना चाहिए। नंदी सिलेक्ट करने के समय यहाँ पे एक भंवर होगी, तो भंवर जितनी ऊपर आई उतना अच्छा परिणाम। फिर एक पीठ पे भंवर आती है, वो जितनी कुंद के नजदीक है उतना ज्यादा अच्छा। इसके ऊपर भंवर आएगी, उसको छत्रपति कहते हैं, बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर ऑफ द रेयर होती है। ऐसे ही यहां पे से ये भाग जितना झुका हुआ उतना ज्यादा अच्छा।
ये पीछे का पार्ट झुका हुआ इतना अच्छा नहीं है, जितना सीधा रहे उतना ज्यादा अच्छा है। फिर पूंछ ऊपर से नीचे आते आते जितनी ज्यादा पतली हो गई ज्यादा अच्छा है। चमड़ी जितनी पतली उतना ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये सब बोलते हुए भी मैं एक क्लियरिटी करना चाहता हूं, ये सब मैं बोल रहा हूं वो नहीं भी है, फिर भी कोई कोई नंदी अच्छे होते हैं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं 80% आपको रिजल्ट देने वाले पैरामीटर्स और परीक्षण की बातें बोल रहा हूं। फिर मुतान बहुत ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, टेस्टिकल प्रॉपर होने चाहिए, और ये सारा चीज यहां से जितना पेट भरा हुआ रहता है वो ज्यादा दूध की निशानी होती है। जुल जितनी अच्छी उतना ज्यादा अच्छा है। दूसरा, खुंद खुंद जितनी सीधी, ऊपर का जो हम्प है वो सीधा है, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला प्राधान्य वो है। दूसरा प्राधान्य राइट साइड में जुलती हुई, तीसरा प्राधान्य लेफ्ट साइड में जुलती हुई। तो ये हम आपको बता रहे हो, मोटा मोटी कैरेक्टर्स आपको क्लैरिटी हो जाना चाहिए। भाई साहब ने प्रश्न पूछा कि नंदी के द्वारा संवर्धन होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा। देखिए, सेक्सीमेन की बात है या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात है, आपको अगर 5 बच्चे लेने हैं तो कितनी बार डॉक्टर गन डालेगा अंदर, बताइए? एवरेज भारत की यह है कि 5 बच्चे लेने के लिए 15 बार कम से कम उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना पड़ता है। और 15 बार प्रॉपर करने वाले कितने वेटरनरी डॉक्टर है पूरे भारत में स्किल्ड, समय पे आके आपको करवा पाए है? सेकेंड थिंग, 15 बार हाथ डालेंगे, गन डालेंगे, और बहुत सेंसिटिव जगह है, आपको पता भी नहीं चलेगा। छोटी सी गठन हो गई, वो गाय बच्चे ठहरना बंद कर देगी, उतले पे चढ़ जाएगी। गाय की तंदुरुस्ती अच्छी दिखेगी, डॉक्टर और आप कोई पहचान नहीं पाएंगे कि क्यों गाय बच्चा नहीं ठहरती। तो क्या हो जाएगा? वापिस वो गाय कहां जाएगी? घर से छूट जाएगी। कोई बोल रहे स्लॉटर, मतलब घर से छूट जाती है। तो हम नंदी से करते हैं, आपने देखा होगा हमारे वाड़े में सब जगह पे एक नंदी है। तो नंदी को एग्जैक्ट 2 दिन के पहले उसको उनको भाप जाते हैं कि ये हिट पे आने वाली, एग्जैक्ट समय पे फड़ू कराते हैं, तो उसका सक्सेस रेशियो 90% है। ये 50 साल से एआई का प्रोग्राम चल रहा है, अभी भी सक्सेस रेशियो 32% है। और फिर उसमें 5 बच्चे की एवरेज ही मुश्किल से, कोई 7 तक जाती है, कोई 3 पे रुक जाती है, उतले पे चढ़ जाती है। यहाँ पे 15 बच्चे देती है, कोई कोई 18 पर चले जाती है। क्यों? क्योंकि हमने कुदरत को डिस्टर्ब नहीं किया, ओवरी को डिस्टर्ब नहीं किया है ना? तो हमें विज्ञान का विवेक पूर्वक का उपयोग, मर्यादा के संग उपयोग। गाय को तकलीफ है, चौक्कस उसकी सर्जरी है, जरूर अपन डॉक्टर से करवाना है तुरंत। तो ये मैं कोई अतिरेक नहीं बोल रहा हूं, ये हमको पता है कि काफी गौशाला में दिक्कत है, उसके गाय उतले पे चढ़ जाती है, उनको नंदी चाहिए, और नंदी जाने के बाद काफी गौशाला में शांति हो गई है। तो एकदम समय पे फड़ू होती है, गाय को संतुष्टि है, नंदी को संतुष्टि है। तो सभी प्रकार से आप चिंतन करेंगे मल्टीपल एंगल से, तो आपको नंदी के द्वारा सही महसूस होगा। ठीक है ना? जिसकी खुर प्रॉपर एकदम बंधी हुई हो, वो खुर ज्यादा परिणाम लक्षी है। जैसे गिर के अंदर अति कान लंबे, मुंह से इतने इतने लंबे हो जाएंगे, तो खाना खाएंगे तो पहले क्या टच होगा? पानी पिएंगे तो क्या टच होगा? अपने को आनंद आ जाएगा, अरे बड़े बड़े कान, नीचे मुंह से इतने ज्यादा लटक रहे, लेकिन परेशान गाय हो जाएगी, उसकी अगली पूरी जनरेशन हो जाएगी। तो सिलेक्शन करते समय सब चीज का थोड़ा विवेक ऊपर उपयोग करना है। इनब्रीड नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया सवेरे, हमारे सभी नंदी है, भाई बहन पिता पुत्री में ब्याह नहीं हो सकते, बड़ा भयंकर रोग होगा, बड़ा भयंकर पाप भी लगेगा, अनुवांशिक रोग भी बढ़ेंगे, और वो दुनिया भुगत चुकी है, काफी लोगों को पता है। तो हमारे को हमेशा गाय के यहाँ पे सब गायों के मेजर 5 पीटी के रिकॉर्ड है, कोई कोई 15 पीटी के रिकॉर्ड है। तो हम कॉन्फिडेंटली बछड़ा दे सकते, जाइए आप उपयोग करिए, आपकी अगली जनरेशन सुधरेगी, उसमें अच्छा होगा। तो इसीलिए हमारे पास नंदियों की इतनी सारी डिमांड है कि 360 सेंटर हमारे फ्री ब्रीडिंग सेंटर चलते हैं। जिसका 20 लीटर से ज्यादा दूध है, वो जिस गांव में 50 से 100 गाय, उधर हमारा एक बछड़ा सेवा के लिए जाता है, फ्री ब्रीडिंग के लिए। और ऐसे हमारे 360 सेंटर चलते हैं, और आगे भी हमारे 300 जो जन्म नहीं हुए वो भी एडवांस में बुक्ड है, जन्म है तो वो बुक्ड है। तो इस प्रकार की गतिविधि आप आपके स्थानीय नस्ल के अंदर भी कार्य कर सकते हैं। अच्छा नंदी वो गांव का, देश का, गाय का और किसानों का अधिकार है।
पहले के राजे रजवाड़े में क्या होता था, हर गांव में एक अच्छा नंदी होता था। 3 साल में इधर बछड़ी उसकी बड़ी हो गई, वो नंदी दूसरे गांव में जाएगा, दूसरे वाला तीसरे जाएगा, तो पूरी अच्छी चेन चलती थी। वो चेन हमने वापस शुरू करने का छोटा सा प्रयत्न किया है। हाँ, पहले ऐसा था, भाई साहब ने जो बताया कि नंदी का हक था, आज भी 1-2 गांव में ऐसा चालू किया है वापस अपने नंदी से, कि नंदी कौन से भी खेत में जाकर के, कौन से भी घर पे जाके कुछ भी खा सकता था, उसको कोई नहीं रोक सकते थे, उसको गांव का राजा कहते थे। तो ऐसी स्थिति नंदी की इतना सम्मान पूर्वक था, और उस नंदी को अलग अलग प्रकार का अच्छा खाना मिलता था, सब लोग प्यार से खिलाते थे, तो उसका सेवा देने का भी क्षमता कुछ अलग लेवल की हो जाती थी। ये हमारे कुछ अच्छे नंदी है। ये मुरली करके है जो दूसरे वाड़े में थे, अभी 7 साल के है। ये गंगोत्रियो करके थे। ये बाजंतिया करके है, वो अभी भी है, अपने बड़देव है। ये कपिल है, सुवर्ण कपिल है। ये हमारे नंदी राजे जो पहले वाड़े में आपने देखे थे। ये लड़िया करके है। गाय के अंदर ये गौ माता 14वां बच्चा देने के बाद ये अडर स्ट्रक्चर था, ये स्थिति थी। तो ये स्थिति कैसे बन सकती है, जो मैंने बताया, बैलेंस डाइट, अच्छा चारा, अच्छा भोजन, अच्छा संवर्धन, ये तीनों का जब संगम होता है तब परफॉर्मेंस निकलता है। तो ये गौ माता का स्ट्रक्चर, साइज, ये सभी अलग ही है। ये कुछ कविता ये हमारी बाजंतियों करके है। ये गौ माता का 18वां बच्चा दिया तब इसका ये फोटो निकाला था। ये सिंह बहुत रेयर होते हैं, तो ये हमको भगवान ने काफी अलग अलग प्रकार की भेंटें दी थी। ये गौ माता का फोटो लिया तब उसके पेट में 18वां बच्चा था। और यहाँ पे थोड़ी उम्र दिखेगी, यहाँ पे उम्र नहीं दिखेगी। यहाँ पे दूध की नस आप देख सकते हैं, नदी के जैसे वेन चलती है, वो ज्यादा गुण की निशानी होती है, दूध के गुण की। और उसका अडर इतनी उम्र के बाद भी एक भी आंचल खराब नहीं हुआ था। तो उसकी खुद की इम्यूनिटी किस लेवल की होगी वो मैटर करते। जो भीमसेन आपने देखा था ना, ये भीमसेन यही माता का 18वां बच्चा, इसी माता का 18वां बच्चा जब 9 महीने का भीमसेन था तब वो दूध पी रहा था। आप स्ट्रक्चर और साइज देखिए। आपने भीमसेन लास्ट वाड़े में देखा ना, यही भीमसेन दूध पीता था तब ये साइज का आ गया था। तो इतनी बड़ी उम्र में ऐसा बच्चा जन्मना और बच्चे की एक क्षमता हो जाना, और भीमसेन बच्चे निकालेगा। अच्छा, तो ये बहुत ही वैज्ञानिक बात भी है, आध्यात्मिक बात भी है, और ये आगे का जाने वाला समृद्धि का रास्ता भी है। तो सभी प्रकार से आपको इस प्रकार देखना है। सब लोग बोलेंगे कि आंचल खराब हो जाएंगे, बच्चा मुंह मारेगा। अभी देखिए इतना बड़ा बच्चा ले रहा है, उनके अभी 18 साल तक हमने 2-2 आंचल पिलाए, किसी को दिक्कत नहीं आई। तो हमें शांति से गौ माता के संग जोड़ना है। एक बाजू दोहते, एक बाजू दूध पीता है। प्रेम बहुत करती है गौ माताएं। तो मैं भी ये चाहूंगा कि आप आपकी गौ माता के साथ दिल से जुड़िए। जितना आपने ज्यादा प्रेम किया उतना वो ज्यादा सामने रिस्पॉन्ड करेगी। उसके परिणाम कुछ अलग ही होते हैं। उसकी खाने की जो प्रणाली मैंने पहले ही बता दिया कि अचानक से कुछ खाना चेंज नहीं करना है। वो खाने के बाद वापस जुगाली में निकालती है। जुगाली जितनी अच्छी होगी, आप देखना बैठे बैठे आराम से जुगाली जितनी करती है तो वो अच्छी निशानी है। उसका नाक होता है, नाक के ऊपर छोटे छोटे पानी के छिट्टे होने चाहिए, तो वो सबसे अच्छी निशानी है। तो गाय को ऑब्जर्वेशन करना है अच्छे से कि एकदम सूखा हुआ है तो भी उसकी कुछ गड़बड़ है, एकदम ज्यादा पानी रहता है तो भी गड़बड़ है। हाँ, वो खाते खाते सूख गया है तो वैसा नहीं सोचना, लेकिन वो ऑब्जर्व करेंगे गाय की चाल, गाय का नाक, गाय का आंख, उसमें से आपको पता चल जाएगा क्या दिक्कत है। आंख में से पानी निकलना, तो 5-6 प्रकार से पानी निकलते हैं। एक तकलीफ का निकलता है, एक कोई कचरा गया उड़ के आंख में गया खाते खाते तो पानी के द्वारा निकल जाता है। गर्मी के अंदर पानी निकलता है तो सिंक के ऊपर आपने थोड़ा नारियल का तेल लगा दिया तो पानी निकलना बंद हो जाएगा। अगर गर्मी के कारण से होगा तो दुख के कारण निकलता है, खुशी का निकलता है। हम बाहर गांव जाते हैं और हमें प्रेम करती है, उस गौ माता को मिलते ही वो आंख में से पानी निकालती है। मंत्रोच्चार हम करते, राउंड घूमते, उससे पहले आंख में से पानी निकल जाता है। तो वो पानी कौन सा है आपको जज करने को आना चाहिए। तो जब आप उसके साथ थोड़े नजदीक रहेंगे तो अपने आप उस भाषा को समझने लगेंगे अपने आप। कौन सा चारा जल्दी पचता है, कैसे पचता है, तो पूरा चार्ट हमने पुस्तक में दिया हुआ है कि सूखा चारा से हरा कितना जल्दी पचता है, सूखा लास्ट में पचता है। वो सारी चीज हमने डेटा इसके अंदर दिया हुआ, उसका अभ्यास कर सकते। पानी पीने का अवाड़ा तो आपने देखा होगा, हमने चूने की पुताई हर जगह पे करी हुई थी। तो आधुनिकता के नाम पे वो बाउल हम बनाते हैं, वो बात अलग है, वो स्टील के अंदर अलग स्थिति होती है। लेकिन ये जितना सिंपल और परिणाम लक्ष्य कुछ अलग ही है, क्योंकि इसके अंदर हम एक नहीं एक दिन पे पुताई कर देते चूने की। तो चूना 2 काम करता है।
एक तो एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल है, दूसरा गर्मी में पानी ठंडा रखता है, ठंडक में थोड़ा गर्म रखता है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा बैलेंस कर देता है, और तीसरा उसके मिनरल्स कैल्शियम्स वगैरह नेचुरली मिलेंगे उसको। तो ये तीनों काम हो जाता है। एक तंदुरुस्त गाय, अच्छा दूध देने वाली गाय 50 लीटर से लेकर 150 लीटर पानी पीती है पर डे। उसकी मर्जी से पिएगी तो अलग परिणाम होगा, बांध के रखा आपकी मर्जी से पानी पिलाएंगे तो अलग परफॉर्मेंस होगा। तो गर्मी ठंडी अलग अलग सीजन में अलग अलग समय पे अलग अलग क्वांटिटी का पानी पीने की उनकी अपेक्षा और इच्छा होती है। तो वो उसको खुला छोड़ेंगे तो वो अच्छे से तय कर पाएगी। आप तय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने गाय को खुला छोड़ा है, चूने का पुताई करके पानी रखा है, उसकी मर्जी से पानी पिएगी। इस गर्मी के सीजन में थोड़ा सुगंधी वालों करके एक औषधि आती है, वो पानी के अंदर डाल दिया तो ठंडक कर देगी शरीर के अंदर पूरा का पूरा। तो ऐसे सारे देसी समाधान हमने हमारी पुस्तक में, मैंने बताया था आपको लिखे हुए कि गर्मी के सीजन में क्या कर सकते हो, ठंडी के सीजन में क्या कर सकते हो, तो बड़े सरलता से आप उसको मैनेज कर पाएंगे। ये अलग अलग घास हमने जो बताए थे वो सवेरे आपको, ये जिंजवा है, मोरिंगा जरूर लगाना। साथ साथ में अगस्त्य करके एक वृक्ष आता है, उसके ऊपर आपने लगा दिया, उसके भी कटिंग आपको कटिंग आते ही जाएंगे 15-20 साल। मोरिंगा, सहजना का भी कटिंग आ जाएगा, ड्रम स्टिक, शेव का, ये दोनों वृक्ष बहुत ही गौ माता के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। उसके 1-1 इंच झाड़ी डालिया पत्तों के साथ आपने गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। इससे बड़ा अच्छा कोई सोर्स नहीं है चारों का। इसके अंदर मैक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, विटामिन सब चीज अवेलेबल फॉर्म में है। तो एक ही है सर, अगस्त तो एक है क्या? नहीं, अलग है। अगस्त्य है, उसको अगेथी बोलता है शायद, अगेथी, अगेथ्या, ऐसे गुजराती में अगत्यो, अगत्यो। उसके फूल आते हैं, सफेद वाला अगस्त्य आता है, लाल वाला आता है, ब्लू वाला आता है, 4 कलर के अगस्त्य आते हैं। वो अगस्त्य तारे के साथ उसका कनेक्शन होता है। कुछ पर्टिकुलर नक्षत्र के दिन एक ही साथ में वो फूल गिरा देता है। उसके फूल का भी जबरदस्त गुण होता है, उसके पत्तों का भी जबरदस्त गुण होता है। तो अगस्त्य के पत्ते और फूल गाय को खिलाइए। ये सहजना के फूल और उसकी डालियां हमेशा आप खिला सकते हो। हैं? सहजना बोले कहां से आप? अपना शेवगा, शेवगा, सरगवा, ड्रम स्टिक। हाँ, तो बिल्कुल ये आपने खाना खिलाया ना, उससे बढ़िया कोई भी दुनिया में चारा उसके लिए नहीं है। तो दाने का खर्चा महीने गाय को पालन करने के लिए, लेकिन अगर आपने इसको 10 से 15 किलो ये खिला दिया ना, तो दाना आप 50% तक रिड्यूस कर सकते हो, 70% तक रिड्यूस कर देंगे, दूध नहीं कमी होगा, तबीयत अच्छी हो जाएगी। तो ये आपके बाउंड्री पे होगा, तो उसके लिए कोई अलग से खर्चा नहीं करना है, तो बड़ी सरलता से पूरा प्रक्रिया आप मैनेज कर सकते हो। शायद इनका किसी का सबका ट्रेन है, आपको बिल्कुल छूटे जा सकते। धन्यवाद। अभी गायों का जो सत्र है, इसके अंदर भी कुछ औषधियां, कुछ दाने के कॉम्बिनेशन, मैं थोड़ा प्रश्नोत्तरी के सत्र के हिसाब से थोड़ा जल्दी लेने का प्रयत्न करूंगा कि दाना आपको देना है तो दाना का बेस्ट प्रोटोकॉल क्या हो सकता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है। तो 30% कोई भी अनाज लेना है, जैसे मक्के का भरड़ा खुद बनाना है, या जौ है, या गेहूं के ऊपर का चोकर है, ऐसा 30% वो ले सकते हैं। 30% कोई भी चूरी लेनी है, मूंग, उड़द, तुवेर, उसके ऊपर का जो छिलका निकलता है मिलिंग में, तो वो आप छिलका लेना है। 30% कोई ढेब लेनी है, खौल लेना है, खल, जैसे कपास का हो गया, तिल का हो गया, सरसों का हो गया, नारियल का हो गया। 1% अंदर नमक मिला सकते हो, थोड़ा सा गुड़ दे सकते हो। ताजी ब्याही हुई गाय को कच्चा गुड़ देना है। अगर गाभिन गाय है तो उसको ये गर्मी की सीजन में कच्चा गुड़ नुकसान कर सकता है, उसको 4 घंटा पानी में भिगा दीजिए, वो ठंडा गुड़ बन जाएगा गर्म प्रकृति की जगह पे, फिर वो दाने में मिला के आप दे सकते हो। थोड़ा बहुत आप सहजना, शेवगा आपने मैंने जो बताया वो खिलाएंगे, वो नहीं है तो थोड़ा मिनरल्स वगैरह आपको देना पड़ेगा, तो वो अपने आप को मेंटेन रख पाएगी। तो ये सारा चीज में जो बोलने का प्रयत्न करता हूं, वो उसके कई साल के हमारे अनुभूत प्रयोगों की बात बोलता हूं। तो दाने का ये कॉम्बिनेशन है। अगर आपका दूध 10 लीटर है तो 3 से 4 किलो आप दाना देंगे, और अच्छी गुणवत्ता का चारा है तो, अदरवाइज नहीं तो 1 से 1.5 किलो उसके बॉडी मेंटेनेंस के लिए दाना चाहिए। उसके बाद में हर 1 लीटर पे 400 ग्राम लगभग चारा चाहिए। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं जनरली। तो अगर अब 20 लीटर दूध है तो फिर वो 10 किलो दाना नहीं खा पाएगी, तो फिर 5 किलो या 6 किलो के अंदर ही ज्यादा गुणवत्ता युक्त दाने की कॉम्बिनेशन करनी है। दूसरा, समाज में बहुत मिलावट वाली सब चीजें चालू है। आप बाहर मक्का लेने जाएंगे
तो 28 का होगा, और मक्के का पाउडर आप लेने जाएंगे तो 22 में मिलेगा। तो कैसे कोई दे सकता है? तो उसमें बहुत सारी मिलावटें आती है। तो जितना खुद बनाया उतना ज्यादा परिणाम लक्ष्य होगा, ऐसा आप प्रयत्न करना, वो ज्यादा होगा उसके अंदर परिणाम। हमारी सभी देशी गौ माताओं को अच्छा संवर्धन करना, अच्छा भोजन देना और अच्छे से उसको पालन करना, और उसके गोबर और गौमूत्र, आपको गोबर देख के पता चल जाना चाहिए कि आज उसका पाचन कैसा। देखिए गोबर 3-4 प्रकार के होंगे, पड़े एकदम कड़क कड़क रहेगा, एकदम लूज रहेगा, और एक ऐसे ही जैसे गिरा थोड़ा बिखर जाएगा। तो सबसे अच्छा पाचन का निशानी क्या है? नीचे गिरा तप करके थोड़ा बिखरा। एकदम कड़क वाला है, उसके अंदर फाइबरस बहुत ज्यादा जाता होगा, उसको पानी भी समय से नहीं मिला होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने देखी हुई है, अनुभूति करी है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये घी पीला ही होना चाहिए, देखो कितना घी पीला है, कितना ये है, ये सफेद है तो ठीक नहीं, ये ऐसा है तो ठीक नहीं। ऐसा कमेंट करना भी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। उसका कारण है, आप जर्सी गाय HF का लेंगे तो भी वो पीला आएगा, तो पीला मतलब उसका अंदर सोना हो गया क्या? तो ऐसा नहीं, हर कोई पीली चीज सोना नहीं होती है। तो उसके अंदर हमें ज्ञान से खड़ा होना होगा। आप एक बार समझिए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, उसमें से आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी। आप 40 डिग्री धूप में, 45 डिग्री धूप में 5-6 घंटा पानी मत पीजिए, और यूरिन कैसा आएगा? 2-4 दिन, हफ्ता ऐसे रहे तो उनवा हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगी। गाय को गौचर में गए, गौचर के नाम पे भी बहुत सारी चीजें चलती है कि खुला छोड़ा, पानी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, चारा भी थोड़ा सूखा खाया, कोई व्यवस्था ही नहीं सवेरे शाम तक पूरा। अभी उसका यूरिन पीला निकला मतलब ज्यादा अच्छा हो गया, उसको तकलीफ नहीं देना है, उसके वहां पर भी पानी की व्यवस्था करनी है। तो घी की गुणवत्ता, दूध की गुणवत्ता कलर से नहीं मापी जाती है ना? एकदम लाइट क्रीम कलर का घी बोला है आयुर्वेद के हिसाब से। तो वो घी बनाने की परंपरा मैंने बताई कैसी है, लेकिन मेरे ख्याल से समय ज्यादा जा रहा है, लेकिन गौ का विषय लंबा है। आपका प्रश्नोत्तरी का सत्र में टालना नहीं चाहता हूं। अगर प्रश्नोत्तरी के बाद में अगर समय रहा तो और भी गाय का डिटेलिंग अपन करेंगे। और एक चीज में बताना, और भी 2 चीज बता दे, उसके बाद में प्रश्नोत्तरी शुरू करते। हाइट थोड़ी शेड की ज्यादा रखेंगे, भले आप बैम्बू का रखें तो अच्छा रहेगा। आपने कोई पंखा नहीं देखा होगा गौशाला में, पंखा डालेंगे तो पंखा डालने का, चलाने का भी समय हमें पता होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए गर्मी के अंदर पंखा चलाएंगे तो हमेशा क्या होता है, गर्म हवा नीचे से ऊपर जाती है, पंखा क्या फेंकेगा, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, फिर गाय के जो अलग अलग प्रकार के गैसेस छूटे वो भी ऊपर जाते, तो तुरंत वही नीचे फेंकेगा। ठंडी में ठंडी हवा नीचे फेंकेगी, तो बहुत कम समय पे आपको काम लगेगा। जब मच्छर और मक्खी का सीजन है, बारिश का सीजन है, तब काम में लग सकता है। लेकिन आपने बिना पंखे के अंदर आपने इतना घूमे, 750 गौ माताओं के बीच में आपको गोबर की गंध आई? क्यों नहीं आई? हाँ, देखिए वेंटिलेशन, हाइट ये तो है, लेकिन साथ साथ में उसका पाचन। मनुष्य के अंदर भी देखिए, आपका पाचन डिस्टर्ब होगा तो आपकी गंध अलग होगी मल की, पाचन अच्छा होगा तो अलग होगी। इसी प्रकार गौ माता का पाचन आपने ठीक रखा, वेंटिलेशन ठीक रखा, मैनेजमेंट दिशा मैंने बताई ऐसे ठीक रखा, सूखा अपने आप हो जाता है धूप से, वो आपने मेंटेन किया। ये चारों चीज जब जमा होती है तो ये चीज अपने आप डेवलप हो जाती है ना। ये सभी करने के पीछे कुछ ना कुछ कारण है। इसलिए जब भी गौशाला का कुछ कार्य कर रहे, कृषि का करिए, तो आपका परिवार समझ के हमारे संग आप जरूर मिलिएगा। उसका कारण है कि हमारा एक ही भाव है कि हमें 18 साल में तकलीफ आई, वो आपको नहीं आनी चाहिए। आपकी शुरुआत यहीं से और अच्छी होनी चाहिए, है ना। इसी प्रकार हमें आपको भी आगे वही प्रक्रिया सिखाना है। ये मुट्ठी में बांध के ज्ञान को नहीं रखना है। इसी में का सारी गड़बड़ हो गई है कि मेरा अच्छा हो जाए, उसका ठीक नहीं हो जाए, है ना। सबका भला हो, मेरा अच्छा हो, दूसरे का भी भला हो, सबका कार्य अच्छा हो। तो सुख तो गाय में है ना, गाय का सुख रहना वाला, धरती माता का रहना है। तो ये परंपरा हमने जितना ज्यादा किया, गाय सुख में देश खुश में, यही मुझे दिख रहा है। और वेंटिलेशन का बताया, वैसे ही दुआ, जैसे बारिश का सीजन आता है, हमारा यहाँ पे इस साल में वला का एक भी केस नहीं था। वला बोलते हैं उसको, गाय का बुखार बोलते हैं, नहीं तो हर सीजन में लगभग कुछ न कुछ वले के केसेस रहते हर जगह गौशाला में। यहाँ पे एक भी केस नहीं था इस बार। तो दुआ,
तो नीम का धुआं करने का, जब भी मक्खी और मच्छर का सीजन हो तो नीम का धुआं कर देना। दिशा कौन सी पकड़नी, हवा ये साइड चलती है तो ये साइड करो, तो पूरी गौशाला में फैल जाएगा। धुआं नैनो फॉर्म में काम करता है। यज्ञ करते हैं तब क्या करते हैं, वही इसके पीछे का विज्ञान ही, अग्नि के अंदर कुछ भी डालेंगे तो। जैसे आपको एक जन ने मिर्ची यहां से खाया तो एक जन को तीखा लगेगा ना, यहाँ मिर्ची का मैं धुआं करूंगा, उधर हवा आएगी तो सबकी आंख जलेगी, है ना। तो ये उसके पीछे का साइंस है। और अग्नि के द्वारा जो चीज वातावरण में आती नैनो फॉर्म में आ जाती है। तो यज्ञ बड़ा साइंटिफिक चीज है। यज्ञ के अंदर जब हम आहुति देते हैं घी की, अक्षत की, तो नैनो फॉर्म में वो घी हमारे सांस से लेकर के पूरे वातावरण में अच्छे से काम करता है। एंटीबैक्टीरियल वातावरण कर देता है, एंटी फंगल करता है, बहुत अच्छे गुण की चीजें हवा में वायु स्वरूप में फेफड़े तक, फेफड़े तक चली जाएगी, आपके नैनो फॉर्म में पूरे शरीर के अंदर चली जाएगी। सेम वे जब आपने नीम का धुआं किया तो मच्छर मक्खी से तो काम होगा ही होगा, गाय के इनहेल के अंदर भी वो धुआं जाएगा, आजू बाजू का वातावरण भी फर्क आएगा। जहां पे हमारी साफ सफाई में हाथ नहीं पहुंचे वहां पर भी धुआं पहुंच के एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल काम करेगा। तो इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान छुपा हुआ है। तो धुआं करना, तो वो कौन सा धुआं करना, वो भी है कि भाई आप नीम का कर सकते हैं, करंज का कर सकते हैं, अंदर थोड़ा गूगल भी कभी डाल सकते हैं, दूसरा भी डाल सकते हैं। तो बहुत सारी प्रक्रिया है जिसको सुचारू स्वरूप में आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। गोबर डाल दिया, ज्यादा गौ कृपामृतम डाला, उसी जमीन में से ज्यादा उत्पादन निकल गया, तो काम हो जाएगा कि नहीं किसान का। आज हम लोग विदेशी कंपनी को पेट भर के पैसा देते हैं, अगर हमने 30 टन गोबर हर साल डाला तो 30 टन का 50,000 रुपया खर्चा होगा अगर आपने पिंजरा बोल से खरीदा। लेकिन 5 लाख का मुनाफा आ रहा है तो 50,000 पोसाएगा कि नहीं। तो हमारा एक पूरा नया अभिगम से प्लानिंग करना है। दूसरा, एक काम करने की मैं प्रैक्टिस बता देता हूं हमेशा। आप सब अपनी जिम्मेदारी तय करिए, प्रोटोकॉल्स की डायरी बनाइए कि मुझे ये करना है, खेत में एग्जैक्ट बैक्टीरिया डालना है, गोबर ऐसे डालना है, गाय को ऐसे मुझे खाना खिलाना है, इसके अंदर कुछ भी गलती हुई है ना तो खुद की जिम्मेदारी तय करिए। देखिए, आपके लिए कभी कोई गलती नहीं होती खुद के लिए, है ना। जमीन के लिए और गौ माता के लिए काफी हो जाती है, मुझसे भी हुई है काफी बार। तो उसको कैसे ठीक करना, उसका हम चिंतन भी करते हैं। हर रोज गुरुकुल के बच्चों की प्रैक्टिस है कि जो इष्ट देव में वो मानते सबको याद कर लेना, और साथ साथ में हर रोज खुद की गलती ढूंढना कि मुझसे क्या गलती हुई। लोगों की गलती मत ढूंढो। तो गौ माता को रखने में कुछ गलती हुई, कृषि में आज ये हुआ, ये किसी का अपमान हो गया, मुझ सब ठीक ठाक करो, कल से ये नहीं होगा, मैं वापस ठीक कर देता हूं, चलो। तो हर रोज की रोज निश्चित कि आज ये करना है, सिग्नेचर हुआ, आज ये करना है, सिग्नेचर, खुद की सिग्नेचर करो, डायरी बनाओ, कैलेंडर सेट करो। खेती वाले बंधुओं को मैं प्रॉपर एकदम मैनेजमेंट का बंदा के हिसाब से देखना चाहता हूं, क्योंकि सब चीज के अंदर आगे पीछे नहीं चलता है, खाली खेती में चलता है। अगर आपने नमक 1% डालना है, 5% डालेंगे, खाए पाएंगे क्या? औषधि में कुछ गड़बड़ होगी तो चलेगा क्या? मशीनरी के अंदर कुछ ऐसा वैसा चलेगा क्या? औषधि के अंदर नहीं चलेगा, कहीं पर भी नहीं चलता है। खाली खेती और गाय में सब कुछ चलता है। तो मेरी विनती है कि उसके अंदर हम एक्यूरेसी में आ गए और डिटेलिंग में आ गए, एकदम सही प्रॉपर गुणवत्ता के साथ किए, परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई संभव नहीं। आखिर में मेरे ख्याल से हमने जो समय दिया था उससे काफी समय हो गया, और ज्यादातर लोग जो थे उनका 4:30 का समय था, वो काफी गए। लेकिन बस आखिर में मैं सबको वही विनती करना चाहूंगा कि हमारे आचरण में सेवा आ जानी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं। जैसे हम आज से तय करें कि हमारे आजू बाजू गौ माता रमनी चाहिए, कि आज से तय करें कि हमारे घर पे या हम जिस इष्ट देव को मानते उस मंदिर में जाएंगे, वहां गौ माता आधारित ही धूप बत्ती उपयोग करेंगे, तो गौ की सेवा हो जाएगी। आज से तय करें कि हमारे घर पे जो साफ सफाई होगी उसके अंदर गौ नैल का उपयोग करेंगे, तो सेवा हो जाएगी। आज से ही तय करेंगे कि हम गौ का घी का ही दीपक करेंगे, देशी गाय का, और जहां पे भी मंदिर में यज्ञ में चढ़ाएंगे, भले हम अगर क्षमता नहीं है तो कम करें, लेकिन उसी का ही करेंगे, तो सेवा हो जाएगी। हम तय करें कि देशी गाय का ही घी खाएंगे, या हमारे परिचित लोगों को खिलाने के लिए मदद करेंगे, तो 1 किलो खा रहे उसकी जगह भले 1/4 किलो खा लो, लेकिन खाएंगे वो, तो गौ माता को मदद हो जाएगी। हम जिस संस्थान में काम करते हैं, हम जिस संगठन में काम करते हैं, उन सभी संगठन के ऑफिस में
उन सभी संगठन के सभी सभ्यों को बोलेंगे कि हम बातें कम करना है, पहले घर पे गाय का दूध चालू करो, घर पे प्रोडक्ट चालू करो, हम ये करो, जहां पर भी है तुरंत चालू कर दो, तो तुरंत मदद हो जाएगी। हम तय करें कि हम जिस मंदिर में जाएंगे प्रसाद चढ़ाएंगे, गाय आधारित अन्न पकाया उसी का ही प्रसाद चढ़ाएंगे, सेवा हो जाएगी। हम तय करेंगे हमारे घर पे गाय आधारित ही कोई सब्जी आए, फल आए, या भी जो भी अन्न आए वैसा प्रयत्न करें श्रेष्ठ, तो गाय की सेवा हो जाएगी। तो हर एक जगह पे, हर एक स्थिति पे तुरंत गाय का इन्वॉल्वमेंट आप बढ़ा देंगे तो बहुत सरलता से भारत में गौ माता का सम्मान पूर्वक पालन हो जाएगा। हम शहर वाले हैं, हम तय करें कि हम गांव में जो गाय रखते हैं उनको दत्तक ले ले। हम अभी गांव नहीं जा पा रहे, तो हम हमारे जो गांव में मूल वतन में जो रहते हैं, जो गाय रखते हैं, उनको दत्तक ले ले। गाय जब गांव के खूंटे से चलती है, फिर बहुत गलत स्थिति में आती, फिर हम बचाने निकलते हैं, वो स्थिति ही नहीं है, वैसे कैसा निर्माण कर सकते हैं? तो गाय किसान के घर पे, गौ माता का सच्चा घर किसान का घर है, उसी घर पे वो स्वाभिमान से पल जाए, उसी घर पे हम लोग सहयोग में लग जाए। जो शहर वाले हैं उनको वो दत्तक योजना में जोड़ देवे, जो शहर वाले हैं उनको बोलेंगे भी गाय आधारित थोड़ा ज्यादा चुका के खाओ। आज से आपको कोई बोले कि भाई अरे गाय का घी तो इतना महंगा है, तो मैं सीधा सीधा आपको बताता हूं, उसको सामान्य नम्रता पूर्वक, हमें कभी जड़ता नहीं रखना है, कैलकुलेशन गिनवाना है। जैसे डेयरी का दूध वो 60 रुपए लीटर आता है, उसको बिलोना करिए जरा जमा के, दही जमा के, 35 लीटर पे 1 लीटर घी बनेगा, कितने में पड़ेगा? 2000 में घर पे पड़ेगा। तो कोई गौपालक 1200 में 1500 में कैसे शुद्ध देगा, दे पाएगा क्या? तो डिमांड एंड सप्लाई का थंब रूल है, आप जैसी डिमांड पैदा करेंगे वैसी सप्लाई पैदा होगी। तो आज से हम तय करें कि उनको बोलेंगे देखो भाई, ऐसा आप घर पे बना के देखो, घर पे गाय रख के देखो कितने में पड़ता है, खुद अनुभूति करके देखो, नहीं पड़ता है तो पूरा चुकाना सीखना पड़ेगा, सही डिमांड करना सीखना पड़ेगा, हमें सही बातें समझना पड़ेगा। ऐसे ही घी, दूध, ऐसे सभी प्रोडक्ट के अंदर मेरी विनती है, जितना खाए शुद्ध खाए, कम खाए, उसको किसान को एम्पावर करना, एक दूसरे को संभाल लेना, ऐसे ही गाय को स्वाभिमान से खड़ा कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास विदेशी कंपनी आकर के इधर ही मिलावट वाला तेल से लेके सब बेच के हमारे ही मार्केट तोड़ देगी किसानों का, और स्वास्थ्य भी जाएगा। जैसे ही मैंने आज पूरे दिन आपका सारी बातें करी है कि गाय आधारित खेती, गाय आधारित हमारा जीवन, गाय आधारित स्वास्थ्य की मैंने बातें करी आपको, क्वेश्चन आंसर के सत्र चले। बाद में कभी भी कोई भी प्रश्न हो तो हमारी जो पत्रिका आपको मिलेगी उसके अंदर सरल 5 भाषा में अलग अलग प्रकार की पुस्तक आएगी, अभी 2 भाषा में है, उसको फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। पत्रिका के अंदर 10 भाषा में हमारी पत्रिकाएं हैं, ये 5 स्टेप की, तो हमारे वेबसाइट से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और जाते समय वो बॉटल के साथ में पत्रिका मिलेगी, उसके अंदर नंबर लिखे होंगे, तो माननीय भगत सिंह भाई है, लालजी भाई है, यहाँ पे वो बहन बैठे थे, दिन रात सभी लोग सहयोग में है। और हम कुछ भी बोलते हैं उसके पहले बड़ा साइंटिफिक और सभी प्रकार के पक्षों का हमको खुद को ठोक बजाते हैं। वैज्ञानिक पक्ष मैंने बताया ना, घास का, हवाबाजी नहीं, तो हम खुद चेक करते हैं वैज्ञानिक पक्ष ठीक है क्या, आयुर्वेदिक पक्ष ठीक है क्या, आध्यात्मिक पक्ष ठीक है क्या, प्राकृतिक पक्ष ठीक है क्या, फिर मेरे मुंह से शब्द निकलेगा। उससे पहले मैं नहीं निकालता, कितना भी कोई फोर्स करे मेरे मुंह से शब्द नहीं निकलेगा। तो ये सभी टीम है, और हम सब लोग अंदर बहुत गहराई पूर्वक चिंतन करते हैं कि गाय का विषय हो, कृषि का विषय हो, किसी भी विषय के अंदर हवाबाजी नहीं करना है, बहुत मजबूती से अच्छे से समन्वय करके, हम जो बोले ना होना चाहिए, हम जो बोले वो निकलना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग जाएंगे। आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, गुजरात में हमारे नरसिंह मेहता हो गए, जिन्होंने कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए, मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, जैसे उनको दर्शन प्राप्त हो गए तो दलित समाज के वाड़ों ने बुलाया, उन्होंने वहां पे जाके भजन कीर्तन किए। वो नागर ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको ज्ञाति से बाहर कर दिया, फिर भी भजन किए, आनंद में थे। मीराबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, जिनको दर्शन प्राप्त हो गए, जो भी ईश्वर के नजदीक गए, उन्होंने कभी भेद किया ही नहीं। कभी भी हमारे मन में भेद नहीं होना चाहिए, हम सब एक है, हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे, हम प्रकृति की मदद करेंगे, पशु की रक्षा करेंगे, पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे, सब ये पृथ्वी माता सबके लिए है, और उस हिसाब से जाएंगे तो शायद ये पृथ्वी रहने लायक होगी और सही मनुष्यत्व का धर्म निभा पाएंगे। धन्यवाद। कितने लोगों के खेत है? अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कितने लोग प्रयोग करेंगे गौ कृपामृतम का? पहले प्रयोग करिए और फिर अनुभूत करके
आप खूब वाहक बनिए प्रेम से। मैं आपको लास्ट जाते जाते एक बात बताऊंगा कि हमने बताया कि आपको जैसे परिणाम मिले तुरंत दूसरों को बांटना है, ठीक है ना। सबसे पहले किसको देना है? नहीं पसंद है आपको उस व्यक्ति को। दूसरा, आपके खेत के किनारे वाले बंधु, उसको कैसे जोड़ेंगे? तो पहले आप गाय आधारित खेती करेंगे, क्या बोलेंगे आपको लोग आजू बाजू वाले? पागल है क्या? तो क्या करना है, किसी के साथ घर्षण नहीं करना, माता पिता आजू बाजू किसी के साथ नहीं। छोटा सा प्रयोग करिए, करके दिखाइए, आपको परिणाम मिल गया। बाजू वाले के साथ भी घर्षण मत करिए, हम जैसे करते हैं ना वैसे करना है। बाजू वाले के 25-50 पौधे दत्तक ले लीजिए। जब आपका गोबर डालते उनका गोबर डाल के आते, जब आपका गोबर डालते वहां पे डाल के आते, जब आपका स्प्रे करते उनका स्प्रे करके आ जाइए। उनको उनके पौधे अच्छे दिखेंगे, उनको बोलिए 25 पौधे का हम देख लेंगे, उनको परिणाम मिल जाएगा, फिर मानेंगे नहीं पड़ोसी, आपको हृदय से धन्यवाद कहेंगे कि। तो बहुत अच्छे से हमारा कार्य के साथ आजू बाजू पड़ोस अड़ोस कोई भी हमें नहीं पसंद है सब छोड़ के हमारे केंद्र में गौ माता धरती माता देश पूरी सनातन परंपरा रख के हम चलेंगे। बहुत हृदय पूर्वक आप सभी का धन्यवाद, इतनी दूर दूर से आए और सभी लोगों ने कच्छ से भी आए। हम रामपुर वेकरा कितने साल पहले मिले थे? 5 साल। उपयोग कर रहे हैं बैक्टीरिया, है ना? कैसा है वहां पे? तो ऐसे बहुत लोग हैं जो कच्छ में हम अलग अलग छोटे छोटे गांव में रात को बैठक की कर रही थी, दूसरी जगह पे बैठे थे, अलग अलग जगह से आते हैं। कोकण से भी हमारे मित्र आए किसान। तो हृदय पूर्वक धन्यवाद। और आप काफी लोग इसमें से युवा है और खेती कर रहे, ये मेरे लिए खुशी की बात है। आप भी युवा है खेती कर रहे, आप भी युवा है खेती कर रहे। इसमें से आधे लोग युवा प्रशिक्षण में आए भाई साहब। गांव में स्थिति अलग है और गांव के अभी नई युवा गाय की तरफ जाना चाह रहे। आज प्रशिक्षण का जो दूसरे लोग आए थे महाराष्ट्र से, कोकण से, सब जगह से बहुत थे, अलग अलग जगह से। तो लगभग 60% उसमें से युवा थे और युवा बच्चे गाय आधारित खेती करना चाह रहे और उनके खेत में वो मेहनत करके कुछ नया सीखना चाह रहे और मेहनत करना चाह रहे। ये मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। आशा वही है कि युवा गांव न छोड़े और उसके लिए आप जैसे युवा आजू बाजू के गांव के लिए आप प्रेरणा रूप बन जाए। आपसे हजारों लोग सीखे, आपसे हजारों लोग प्रेरणा लेकर के सबके घर में खुशी आए। ऐसी भावना के साथ आज पूर्ण करते। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई हमारे से यहाँ पे आगता स्वागता या कोई भी हृदय से में कोई ठेस पहुंची हो तो मैं हृदय को क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। हे नंद के लाला, जशोदा के ग्वाला, हे गिरधर ग्वाला, गोपियों का प्यारा, हे बंसी बजैया, हे गौ के चरैया, हे माखन चुरैया, हे नंद के लाला, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, हे राधे गोविंदा, हे राधे राधे गोविंद, हे राधे राधे गोविंद, हे राधे राधे गोविंद। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो। गावो हे गावो रे गावो, गावो हे गावो रे गावो रे गावो, गावो विश्वस्य मातरः, गावो विश्वस्य मातरः, गावो विश्वस्य मातरः। बहुत हृदय पूर्वक धन्यवाद। मैंने सवेरे जो विनती करी थी कि जब तक बैठे, हमें 18 साल में मिला है, हमको कुछ क्षणों में आपको परोसना है, शांत मन से सब समझना है। आप सब ने उसका दिन भर पालन किया है, मतलब बिना ब्रेक 2 ही सत्र,
कोई खड़ा लगभग ऑलमोस्ट नहीं हुए, और जिनकी ट्रेन थी उनको हमने पहले से छूट दी थी बस की। तो हृदयपूर्वक धन्यवाद, और हम लोग एक दूसरे से जुड़ के चलेंगे। गौ परिवार, गौ का मतलब धरती माता भी होती है, गाय का भी परिवार होता है, सूर्य की भी होती है। तो हम सब गौ परिवार ही है, एक ही है, ऐसा ही समझ के एक दूसरे की मदद करके हम सनातन परंपरा के वाहक बनेंगे। 3 बार वंदे बोलेंगे। शायद हमारे काफी मित्र जा चुके हैं, तो उनकी ऊर्जा हमारे मातरम में ज्यादा आनी चाहिए। ठीक है, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, गौ माता की। यहाँ सेवा में कुछ भी कमी रह गई हो तो क्षमा कीजिएगा, हम एक दूसरे से मिलकर बढ़ेंगे। नितिन।